मेरी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में मेरे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनका एसीएल डैमेज हो गया होता है। अब उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही होती है कि उन्हें आखिर एसीएल का ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एसीएल इंजरी के बारे में। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बर्फ की सिकाई करने से आपकी चोट को पूरी तरह से ठीक होने में ज़्यादा समय लग जाता है। जब भी आपका एसीएल डैमेज होता है तो सबसे पहली सलाह आपको क्या मिलती है कि पैर को मोड़ना बंद कर दीजिए और बर्फ से सिकाई करिए। ये पूरा 1980 का विज्ञान है। 2019 में हुई कई रिसर्च से ये पता चला है कि आइस एप्लीकेशन या बर्फ की सिकाई फायदे से ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप समझ पाएं कि कैसे बर्फ की सिकाई करने से आपकी चोट को ठीक होने में ज़्यादा समय लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोरा है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आगे बढ़ने से पहले आइए समझ लेते हैं कि एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आखिर होता क्या है। लिगामेंट, कोई भी लिगामेंट इज लाइक बंडल ऑफ फाइबर्स। आप सभी ने जूट की रस्सी तो जरूर देखी होगी, तो कुछ उसी तरह से होते हैं ये बॉडी के लिगामेंट जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे घुटने के केस में जो एसीएल है वो जांग की हड्डी होती है, मतलब घुटने के ऊपर वाली हड्डी जिसे हम फीवर भी कहते हैं, उसे पैरों की हड्डी मतलब घुटने के नीचे वाली हड्डी को जोड़ने का काम करती है जिसे हम टिबिया कहते हैं। इसका जो मेन काम होता है वो होता है इस नी जॉइंट को स्टेबल रखना। ये दोनों जो घुटने की हड्डियां हैं वो एक दूसरे को एक साथ ऐसे जोड़ के रखता है। इसके अलावा भी कई लिगामेंट्स होते हैं जैसे पीसीएल, लैटरल कोलैटरल, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट्स, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे एसीएल के बारे में। तो जिसका मुख्य काम होता है वो होता है, अगर हम इसे फीमर मान लें और इस नीचे वाले हाथ को हम टिबिया माने, तो इस लिगामेंट का जो मुख्य काम होता है वो टिबिया के एंटीरियर ट्रांसलेशन मतलब जो पैर की हड्डी है उसे आगे जाने से रोकता है। साथ ही साथ ये लिगामेंट जब हम चलते हैं या हम दौड़ते भागते हैं तो घुटने में कुछ इस तरह का भी हल्का हल्का मूवमेंट होता है। तो ये जो रोटेशनल और पिवटिंग मूवमेंट्स है, ये जो एसीएल लिगामेंट है उस पिवटिंग मूवमेंट को भी कंट्रोल करने का काम करता है। आइए आप समझते हैं कि आखिर ये लिगामेंट टूट कैसे जाता है। एसीएल इंजरी होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है जब दौड़ते दौड़ते हम अचानक रुक जाते हैं या फिर दौड़ते दौड़ते हम अपने दौड़ने की दिशा को अचानक से चेंज कर लेते हैं। तो जब भी हम अचानक दौड़ते दौड़ते रुकते हैं तो जो घुटने पर लोड पड़ता है उससे पैर के नीचे की हड्डी की एक टेंडेंसी है वो थोड़ी सी आगे खिसकने की कोशिश करती है। तो लिगामेंट्स उसे और लिगामेंट्स और मांसपेशियों की ताकत के साथ वो रुकती है, लेकिन अगर किसी कारण से मूवमेंट ज़्यादा ही हो जाता है तो वो लिगामेंट टूट जाता है। या फिर दौड़ते दौड़ते अचानक हम अपनी दिशा चेंज करते हैं। जब हम दिशा चेंज करते हैं तो हल्का सा रोटेशन होना चाहिए पैरों में। जब हल्का सा रोटेशन से ज़्यादा रोटेशन हो जाता है तो ये भी लिगामेंट टूट जाता है। ऐसा हम कई खेलों जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, सॉकर में आपने देखा होगा कि प्लेयर दौड़ते दौड़ते अपनी पोजीशन को अचानक से चेंज करते हैं। इसीलिए ही एथलीट्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कॉमन लोग, जो नॉन एथलीट लोग हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। महिलाओं में एसीएल इंजरी होने के चांसेस पुरुषों से 2 से 8 गुना तक ज़्यादा होते हैं, जिसका कारण होता है उनके घुटने की बनावट, उसमें एक हल्का सा वेलगस मतलब घुटना हल्का सा महिलाओं का थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहता है, जिससे एसीएल पे थोड़ा ज़्यादा लोड रहता है। मैं आपको 2 केसेस बताता हूँ। ये नॉन एथलीट्स केसेस हैं जो मैंने पिछले ही महीने ठीक किए हैं। एक 26 साल की महिला, पतली दुबली से महिला, वो एक्टिवा चला रही थी। एक ब्रेकर से उनकी एक्टिवा थोड़ी सी जंप की तो उन्होंने संभालने के लिए जब अपना पैर नीचे रखा और गाड़ी के पूरे वजन के साथ उनका खुद का वजन जब उस पैर पे पड़ा तो एक कट की आवाज आई और उनका एसीएल डैमेज हो गया। दूसरा केस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक 40 इयर्स हेल्दी महिला, वो सिर्फ सोफे से अपना उठ रही थी। जब वो उठने के लिए कोशिश की तो हल्का से एक कट की आवाज आई और उनका वो लिगामेंट टूट गया। इसका ये मतलब होता है कि एथलीट्स के साथ साथ जो नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं या जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको भी एसीएल का डैमेज हो सकता है। कई केसेस अभी कुछ पिछले महीने मैंने देखा था कि उस बंदे का काम था वो जो हमारी जो एग्जॉस्ट चिमनीज होती हैं, जो प्लांट में चिमनीज होती हैं, उस पर चढ़ना। वो डेली करीब 500-600 सीढ़ी चढ़ के जाता था, उतरता था। तो चढ़ते उतरते वक्त में उसका भी जो है एसीएल डैमेज हो गया। एसीएल डैमेज के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कभी भी सिर्फ एसीएल डैमेज नहीं होगा। एसीएल के साथ अधिकतर मेनिस्कस का डैमेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि एसीएल तो एकदम ठीक है, एसीएल पूरा इंटैक्ट है, ऐसे जोड़ के रखा हुआ, लेकिन जहां वो जुड़ा हुआ है वो वहां से उखड़ गया, वहां की हड्डी ही टूट गई है। तो हर तरह की जो एसीएल की इंजरी है इसका इलाज अलग अलग होता है, जो बस मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। आइए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में कि आखिर एसीएल इंजरी के बाद हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, एसीएल का जो ऑपरेशन है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर होता है कि इंजरी का ग्रेड क्या है। दूसरा जो फैक्टर होता है कि पेशेंट की एज क्या है। तीसरा फैक्टर होता है कि पेशेंट का प्रोफेशन क्या है, वो एथलेटिक है, नॉन एथलेटिक है। चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है लाइफस्टाइल। सबसे पहले बात करते हैं एसीएल की ग्रेड्स के बारे में। एसीएल की इंजरी जो है वो 3 ग्रेड्स में बांटी जाती है,
जो सबसे पहला ग्रेड होता है ग्रेड 1, इसका मतलब कि आपको एसीएल इंजरी हुई, आपका एसीएल खिंचा, उसमें स्ट्रेन आया, स्प्रेन आया, लेकिन वो टूटा नहीं, वो अपनी जगह अभी भी इंटैक्ट है। आपके घुटने में स्वेलिंग भी आएगी, आपको दर्द भी होगा और आपका रेंज ऑफ मोशन भी लिमिटेड हो जाएगा उस केस में, लेकिन एसीएल अभी भी इंटैक्ट है और वो सूजन वगैरह कम होने के बाद पूरी जॉइंट स्टेबिलिटी अभी भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। फिजियोथेरेपी या इस वीडियो में आगे जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने वाला हूँ वो घर में भी करके आप एसीएल की ग्रेड 1 की इंजरी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है एसीएल का ग्रेड 2। ग्रेड 2 में भी जब इंजरी होती है तो एसीएल का जो लिगामेंट है वो खिंचता है, वो अपनी नॉर्मल जो लेंथ है उससे ज़्यादा खिंच जाता है, लेकिन पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाता है, क्योंकि लिगामेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे प्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब वो एक बार खींचने के बाद वापस अपनी जगह पे नहीं आ पाते। ऐसे केसेस में भी अगर आप नॉन एथलीट हैं, आपका प्रोफेशन की कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना उतरना है या बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना है या कुछ सडन टर्निंग, मतलब आपको चलते चलते अपनी दिशा चेंज करनी है, अगर ऐसा आपका मूवमेंट नहीं होने वाला है तो इस केस को भी सिंपल फिजियोथेरेपी से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तीसरा होता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 का मतलब कि लिगामेंट पूरा बीच से टूट गया है। अब इस केस में मैटर करता है कि पेशेंट की एज क्या है। अगर एज कम है तो ऑपरेशन कराना ठीक रहता है, लेकिन एज अब 75 टू 80 पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा लाइफ में मूवमेंट ही नहीं है, मतलब सिर्फ बेड से उठ के बाथरूम तक जाना है या कोई दोस्त आ गया तो चाय पी लेना है, इतना ही अगर मूवमेंट है तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि वो आखिर ऑपरेशन कराना चाहते हैं या ऑपरेशन कराना नहीं चाहते। लेकिन अगर एज कम है, यंग है, तो ग्रेड 3 ईयर्स में ऑपरेशन कराना ही हमेशा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं एज के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एज इसलिए मैटर करती है क्योंकि अगर आप 25-26 साल के हैं और एसीएल आपका पूरी तरीके से टूट गया है तो आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आपका लाइफस्टाइल उससे हैम्पर हो जाएगा। आप जैसे एग्जांपल की ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं या फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ा, अचानक जो है आपका नी लचक खा जाएगा, घुटना आपका लचक खा जाएगा, गिव अप कर देगा, आपको तेज दर्द हो जाएगा। लेकिन अगर आपका उतना मूवमेंट नहीं है, आप हायर साइड ऑफ एज में है, आपका उतना मूवमेंट ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है, तो आप एसीएल का ऑपरेशन छोड़ सकते हैं। सेम चीज प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और लाइफ स्टाइल, अगर आपका लाइफ स्टाइल एक्टिव है, मतलब आप दिन में आपकी जॉब है उसमें आपको काफ़ी चलना पड़ता है, काफ़ी उठना बैठना पड़ता है, तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। ग्रेड 3 टीयर्स में, ग्रेड और 1-2 में मेरे हिसाब से आपको एसीएल का ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रेड 2 में ऑपरेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में हो, आप नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स खेलते हो, तो ही आपको ग्रेड 2 में थोड़े से रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड केसेस में। अदरवाइज सिर्फ ग्रेड 3 में ही आपको सर्जरी की आवश्यकता होती है, वो भी इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। आइए अंत में अब आपको ये समझाता हूँ कि हमें बर्फ का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, हमें आइस को अवॉइड क्यों करना चाहिए। देखिए, आइस लगाने का सबसे बेसिक पर्पस क्या होता है, लोग इसलिए आइस लगाते हैं ताकि उसके जल्दी सूजन कम हो जाए। सूजन जब शरीर में आती है तो सूजन का एक काम होता है, सूजन जो है जितने भी जो डैमेज टिश्यूज हैं उनको हीलिंग को स्पीड करती है। जितनी भी मैक्रोफेजिक एक्टिविटी है, या अगर मैं बहुत साइंटिफिक डिटेल में ना जाऊं तो जो भी हीलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सूजन के साथ ही होती है। लेकिन जब हम आइस लगाने लगते हैं तो सूजन बहुत रैपिडली ख़त्म हो जाती है, मैक्रोफेजिक एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, जिससे जो आपकी टिश्यू हीलिंग है वो डिलेड होती है। देखिए, आइस एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि बर्फ़ लगाना चाहिए, उससे दर्द में कम होता है, उससे फ़ायदा होता है। लेकिन अब कई रिसर्च से ऐसा पता चल चुका है कि आइस लगाने से बहुत विशेष कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि फ़ायदा होने से ज़्यादा थोड़ा सा उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि टिश्यू हीलिंग आपकी ज़्यादा समय लेने लगती है। इसीलिए आइस को हमें अवॉइड करना चाहिए। आइस का बेसिकली वैसे भी इफेक्ट सिर्फ एनाल्जेसिक है, मतलब वो सिर्फ दर्द कम करने में ही ज़्यादा काम आती है। तो कॉमन बेनिफिट जो सोच है उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए और समझिए कि हमें आइस क्यों नहीं लगानी चाहिए। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो फिलहाल एक्यूट फेज में जब आपके पैर में काफ़ी ज़्यादा सूजन है, लगभग 2 हफ्ते तक आप आइस बिल्कुल मत लगाएं। अगर 2 हफ्ते के बाद में भी आपके पैर में सूजन है तो आप आइस लगा सकते हैं। होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपकी सर्जरी के लिए कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।